हाँ बेटा, सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य की तीसरी इकाई, जिसमें सरयू पाठ्य पुस्तक है और जिसके दो भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। अपने यहाँ गद्य भाग चल रहा है और गद्य भाग का तीसरे पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। गद्य के तीसरे पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और इसके रचनाकार है बाबू गुलाब राय। देखिए बेटा, अब मेरा सभी बच्चों से, वीडियो देखने वाले सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वो अपनी सरयू पाठ्य पुस्तक है, उसके गद्य भाग का तीसरा पाठ भारतीय संस्कृति है, वो निकाल लेवे और मेरे साथ साथ अध्ययन करे, उसको समझे बेटा। तो देखिए बेटा, कोई रचना जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले उसका जो रचनाकार होता है, उसके जीवन का परिचय, व्यक्तित्व और उसके कृतित्व के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड इस प्रकार का प्रश्न है वो पूछता है बेटा। और उसके अंदर जब आपको मैंने इस इकाई का पाठ्यक्रम समझाया था, तो उसके अंदर लेखक या कवि का जो परिचय है, उस पर एक प्रश्न आपको बताया था कि दोनों में से आपको एक प्रश्न करना होगा। तो उसी प्रश्न के मद्देनजर आपको सबसे पहले लेखक का परिचय बाबू गुलाब राय का परिचय हम पढ़ रहे हैं बेटा। इनका जन्म, सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं 1888 में। इटावा, ये एक शहर है, जिला है इटावा और राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में इनका जन्म हुआ। इसके बाद में इनके पिता का नाम था भवानी प्रसाद। 1888 में इनका जन्म होता है और 1963 में इनका देहांत हो जाता है। ध्यान देवें बेटा, पाठ्य पुस्तक में सिर्फ जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में नहीं लिखा गया है, तो बच्चे ध्यान देवें। यहां इनका जो देहांत है वो 1963 में हो जाता है। इनके पिता का नाम भवानी प्रसाद बेटा। ये छतरपुर रियासत, पहले रियासतें हुआ करती थी बेटा, तो उस छतरपुर रियासत के महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में थे। बाद में आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में प्रोफेसर रहे और इससे पहले मैनपुरी उत्तर प्रदेश में ही है, मैनपुरी के इटावा के पास में, मैनपुरी के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की बेटा। मैनपुरी से एंट्रेंस 10वीं के समकक्ष पहले हुआ करती थी, उस परीक्षा को एंट्रेंस मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और प्रोफेसर से पहले इन्होंने एमए, ये आगरा के अंदर सेंट जॉन्स जो कॉलेज है, यहीं से इन्होंने एमए दर्शन शास्त्र में की और आगरा से इन्होंने बीए एलएलबी भी किया। आगरा से बीएलएलबी भी किया और इसके बाद में आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के अंदर ये प्रोफेसर के पद पर कार्य करते रहे। बाबू गुलाब राय मननशील, चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति थे। ये न केवल एक निबंधकार, बल्कि ये प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और संपादक के रूप में भी अच्छा प्रशंसनीय साहित्य की इन्होंने सेवा की है। यानी निबंधकार के अलावा ये आलोचक के रूप में भी आए हैं और संपादक के रूप में भी पाठकों के सामने आए हैं। साहित्य संदेश
ये एक पत्र था जिसका इन्होंने संपादन किया और इससे इन्होंने साहित्य जगत की सेवा की। इस पत्र में इनके विचारात्मक और भावनात्मक दोनों प्रकार के जो लेख थे वो सने सने प्रकाशित होते रहे बेटा, मतलब भावनात्मक और रचनात्मक। इनका काव्य शास्त्र, निबंध, आलोचना के क्षेत्र में इनका बराबर का अधिकार था। अब इनका रचनात्मक जो पक्ष है, व्यक्तित्व के बाद में व्यक्तित्व जो पक्ष है वो हम पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं बेटा। ठलुआ कलब मेरी असफलताएं, कुछ गहरे कुछ उथले, ये इनके उच्च कोटि के श्रेष्ठ निबंध संग्रह माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? ठलुआ कलब मेरी असफलताएं, कुछ गहरे कुछ उथले, ये श्रेष्ठ उच्च कोटि के इनके श्रेष्ठ निबंध संग्रह है। इनके जो निबंध रहे हैं उनकी विशेषता रही है बेटा, वो व्यक्तिपरक, विचारपरक और संस्मरणात्मक रहे हैं। व्यक्तिपरक, व्यक्ति पर केंद्रित। विचारपरक का मतलब होता है बेटा विचार प्रकट करने वाले, और संस्मरणात्मक का मतलब होता है बेटा किसी की स्मृति में, किसी की याद में लिखना। कोई व्यक्ति संसार छोड़ करके चला जाता है, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में बताना। तो इस प्रकार के इनके जो निबंध रहे हैं वो संस्मरणात्मक रहे हैं। इनके लेखों की एक और विशेषता वो है गंभीरता और विचारों से परिपूर्ण है, विचारपूर्ण और गंभीरता लिए हुए। इनकी विशेषता चल रही है निबंधों की। देखिए बेटा, इनके निबंधों में, लेखों में क्या है? सजीवता है, मधुर व्यंग्य और हास्य का पुट, हंसी मजाक का पुट, वार्तालाप का सा आनंद प्रदान करता है। के लेखों में क्या है? सजीवता है, मधुर व्यंग्य है, कड़वा नहीं है, बड़ा मीठा है, मधुर व्यंग्य है, और उसके अलावा हास्य, हंसी मजाक का पुट इनके लेखों में पाठक के लिए बातचीत का सा आनंद प्रदान करता है। अधिकतर इन्होंने, इनकी जो शैली रही है वो व्याख्यात्मक रही है, व्याख्यान देने की। मैं अब आपको व्याख्यान दे रहा हूं, इस तरह से लिखने का, बताने का जो तरीका इनका रहा है वो व्याख्यात्मक रहा है। इस प्रकार से व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए गंभीरता के साथ आलोचकीय मुद्रा को त्याग करके अनौपचारिक रूप से इन्होंने लेखन कार्य अपने कार्यकाल में किया है। अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो इनके निबंधों की भाषा तत्सम शब्दों के साथ, तत्सम प्रधान, तत्सम युक्त शब्दावली ये कहें बेटा, और उसके साथ साथ उर्दू शब्दावली और मुहावरे भी इनके निबंधों में पाठक को पढ़ने के मिलते हैं। यानी इनकी भाषा है वो सरल सहज के साथ तत्सम, तद्भावपूर्ण, उर्दू शब्दावली से युक्त व मुहावरेदार रही है, ये कह सकते हो आप। जब आप इनकी व्याख्या करोगे तो ध्यान देना बेटा, विशेष के अंदर नीचे आप इस तरह से भाषा के बारे में लिखो। भावपूर्ण लेखों में गंभीरता है। देखिए बेटा, इनकी जो लेखों की भाषा रही है वो संस्कृत गर्भित, यानी संस्कृत युक्त शब्द जो है वो इनके गहरे गंभीर विषयों पर लिखे गए जो लेख हैं उनमें वो दिखाई देती है बेटा। हाशिए पर लिखे गए लेखों की भाषा में उर्दू के शब्द है और मुहावरे भी है, यानी हास्य, हंसी मजाक वाले विषयों पर लिखे गए इनके जो निबंध है उनकी जो भाषा है उसमें उर्दू शब्दावली है, मुहावरेदार भाषा रही है। यानी एक तरह से इनकी भाषा में विविधता के प्रमाण मिलते हैं बेटा। कहीं सरल सहज है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, तत्सम तद्भव शब्द है, उर्दू शब्दावली है, मुहावरेदार भाषा इनकी रही। तो ये विविधता है भाषा के अंदर। और भाषा की तरह जो इनकी शैली है वो विषय के अनुरूप गवेषणात्मक और समीक्षात्मक रही। क्या रही है? गवेषणात्मक और समीक्षात्मक। तो ये आप जब आप इनकी
व्याख्या करोगे, व्याख्या के नीचे जो विशेष लिखोगे, विशेष के अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर चले लगा करके 3 नंबर में, और ऐसा वर्णन करो। अब मूल जो पाठ है उस पर आते हैं बेटा। कोई गंभीरता के साथ इस पाठ का अध्ययन करे, समझने की कोशिश करे बेटा। भारतीय संस्कृति, संस्कृति शब्द का संस्कार से, संस्कार, और संस्कार एक ऐसी चीज है बेटा जो हमें विरासत से भी मिलते हैं। हम जहां जीवन यापन करते हैं, जहां हम रहते हैं, हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है, चाहे वो समाज का है, चाहे वो राजनीति का है, चाहे वो आर्थिकता का है, चाहे वो धार्मिकता का है, किसी भी तरह का है, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के भी होते हैं। दूसरों से हम ये चीज सीखते हैं, जो सीखते हैं, जिनको अपनाते हैं जीवन में, जब हम उनका पालन करते हैं, उनको अपना करके आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। एक तरह से वो हमारी जातीय विरासत है, कह सकते हैं। जातीय संस्कारों को ही हम क्या कहते हैं बेटा? संस्कार कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। और अगर शाब्दिक दृष्टि से इस पर चर्चा की जाए, संस्कार शब्द को लेकर के इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ दिया हुआ है बेटा, संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना, परिष्कार करना, सुधार करना। परिष्कार का अर्थ क्या होता है? सुधार करना। तो शाब्दिक दृष्टि से इसके कई अर्थ है बेटा, संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना, यानी सुधार करना। अब आगे इसकी साथ में व्याख्या दी है लेखक। अंग्रेजी के अंदर एक शब्द आता है कल्चर, वही धातु है जो एग्रीकल्चर में है। अब देखिए बेटा, कल्चर, एग्रीकल्चर, एग्री को हटा दो, कल्चर पीछे वाला धातु हो गया और उससे पहले ये शब्द लगाओ। कल्चर का मतलब संस्कृति, और एग्रीकल्चर में कल्चर आ गया, एग्री को हटा दो, कल्चर रह गया। हमने कल्चर का अर्थ पढ़ लिया है। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ क्या है बेटा? संशोधन करना, उत्तम बनाना, सुधार करना। और एग्रीकल्चर में क्या होता है? खेतीबाड़ी की जाती है, उसमें सुधार किया जाता है, नई फसल बोई जाती है, उसकी देखभाल की जाती है, जब वो पक जाती है, तैयार हो जाती है, काट ली जाती है, निकाल ली जाती है काट करके, उसके बाद देखिए धीरे धीरे आगे से आगे क्या होता रहता है? उसमें सुधार होता रहता है, आगे से आगे संशोधन होता रहता है, उत्तम बनती रहती है, श्रेष्ठ बनती रहती है। इसका भी अर्थ पैदा करना, सुधारना है। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी, व्यक्तिगत भी और जातीय। एक जाति, एक समुदाय, एक परिवार, एक समाज के भी संस्कार होते हैं। बहुत से ऐसे समाज होते हैं जो हमारे से अलग होते हैं, क्योंकि उनके संस्कार अलग होते हैं। अलग होने का भिन्नता का कारण, भिन्नता क्यों दृष्टिगोचर होती है? वो इसीलिए होती है कि उस संस्कार की संस्कृति हमारे समाज की संस्कृति हमारे समाज की संस्कृति से मेल नहीं खाती। हम सभ्य समाज में रहते हैं। एक आदिवासी समाज होता है जो जंगलों में, पहाड़ों में, दूर दराज जगहों के अंदर रहता है। अब उनका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चलना, रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श है, वो सभ्य समाज से अलग हो गई। इसका मतलब उनकी संस्कृति अलग हो गई, वो जाति की अलग हो गई, वो समुदाय की अलग हो गई, वो समाज की अलग हो गई। तो संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के। और जातीय संस्कारों को ही क्या कहा जाता है बेटा? संस्कृति कहा जाता है। यह है संस्कृति का अर्थ। प्रश्न बनता है संस्कार का अर्थ क्या है, तो आप इस तरह से संस्कृति का अर्थ है लिख सकते हो। जातीय संस्कारों को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति जो शब्द है यह व्यक्ति विशेष नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये समूहवाचक है, समूह का परिचायक है, समूह का द्योतक है बेटा। संस्कृति नाम आते ही एक व्यक्ति की संस्कृति नहीं होती। संस्कृति होती है एक समूह की, एक समुदाय की, एक समाज की, एक वर्ग की। जलवायु के अनुकूल रहन सहने की विधियां, हम भारत के लोग हैं, यहां की जलवायु गर्म है, इसलिए हमारा रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ क्या है बेटा? ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा अलग है। यूरोपीय राष्ट्र हैं, ठंडे हैं, वहां का रहन सहन, खान पान, उसमें हमारे अंदर अंतर होगा। यहां तक है शारीरिक संरचना में भी अंतर मिलेगा।
तो जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विधियां, विचार, परंपराएं जाति के लोगों में दृढ़मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। हम राजस्थान में रह रहे हैं बेटा, चाहे राजस्थान के आप उत्तरी भाग में हैं, चाहे आप पश्चिमी भाग में हैं, चाहे आप दक्षिणी भाग में हैं, चाहे आप पूर्वी भाग में, आप दक्षिण भारत की तरफ दृष्टिपात कीजिए बेटा। उन लोगों का रहन सहन, उनका खान पान, उनका उठना बैठना हमसे अलग होगा, भिन्नता होगी उसमें। क्यों? क्योंकि उधर की दक्षिण भारत की जो जलवायु है वो उत्तर भारत की जलवायु से अलग है बेटा, और संस्कृति के ऊपर जलवायु का प्रभाव पड़ता है कि जैसी जलवायु होगी वैसा ही लोगों को उसके अनुकूल लोगों का रहन सहन होगा, और जैसा रहन सहन होगा वैसी उनकी क्या निर्मित होगी? संस्कृति निर्मित होगी। तो दृढ़मूल जब लोग एक जगह पर स्थायी रूप से निवास करते हैं, रहते हैं जलवायु के अनुकूल, तो उसके अंदर वो चीजें पक्की हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, वो उनके जीवन का अंग बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती है। उसके बगैर वो जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। उनके जीवन की जो गति है वो उसके ऊपर निर्भर हो जाती है। तो वो जाति के संस्कार बन जाते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो जिस स्थान के ऊपर जो लोग रहते हैं वो अपने निजी प्रकृति, निजी अपने खुद की बेटा, खुद के स्वभाव के अनुकूल न्यूनाधिक कम या ज्यादा मात्रा में, न्यूनाधिक कम मतलब हो गया कम या ज्यादा मात्रा में पैतृक संपत्ति, पैतृक जो पिता से विरासत के अंदर प्राप्त होती है उसके रूप में इनको प्राप्त कर लेता है। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। परिलक्षित का मतलब होता है दिखाई देना। इस प्रकार से जब ये जलवायु के अनुकूल रहने से, उसके अनुकूल ढलने से व्यक्ति के जब ये जातीय संस्कार बन जाते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन और सामाजिक जीवन के अंदर दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं। मनुष्य अकेला रहकर इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। मैंने पूर्व की वीडियो के अंदर एक बात बताई थी बेटा, जननी जन्म भूमि से स्वर्गीयसी, जननी मां और जन्म भूमि जहां व्यक्ति जन्म लेता है, दोनों को स्वर्ग से बढ़कर के बताया गया है। आप विदेश में चले जाइए बेटा, आपने जिस जगह जन्म लिया है, जिस मां की कोख से जन्म लिया है, उस मां को, उस जन्म भूमि को, वहां का रहन सहन, खान पान, उठना बोलना, भाषा, ये सारी जो चीजें हैं, चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति जीवन के अंदर पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लीजिए, फिर भी आप इन चीजों को कभी भूलोगे नहीं। ये सच्चाई है, ये कटु सत्य है बेटा। तो मनुष्य अकेला रहकर भी कहीं भी चला जाए, कितनी भी दूर चला जाए, अकेला क्यों न रहे। आज विदेशों के अंदर हमारे भारतीय रहते हैं बेटा, प्रवासी भारतीय, बहुत बार उनको टीवी पर देखते हैं, वीडियो के अंदर हम देखते हैं, उनके संवाद, उनकी बातचीत सुनते हैं, अपने जन्मभूमि के बारे में, भारत भूमि के बारे में वो क्या क्या बातें किस किस तरह से मधुर सुहावनी मनमोहक बातें करते हैं। अथा अपने भारत भूमि के प्रति उनके हृदय के अंदर जो प्रेम है, लगाव है, वो परिलक्षित होता है उनके भीतर से। छुटकारा नहीं पा सकता बेटा, इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। आप विदेश में रह करके अंग्रेजी फर्राटे से बोलते रहिए बेटा, लेकिन अपनी मूल जो हिंदी है जिसको आप बोल नहीं सकते, भाषा भी तो संस्कृति का एक अंग है। ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने अथवा दूसरे देशवासियों के संपर्क में आने से कुछ बदलाव जरूर आ सकता है। दूसरी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, दूसरे लोगों का प्रभाव पड़ता है। नष्ट नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। आज हमारे ऊपर यूरोपीय संस्कृति, पश्चिम की संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, वो विलासिता से युक्त संस्कृति का प्रभाव है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के उपरांत भी बड़ी एक रोचक बात है बेटा, हम हमारी बोली है, ये बोली है, भाषा है, हमारा रहन सहन है, खान पान है, हमारे रीति रिवाज, आदर्श, परंपराएं, मूल्य हैं, क्या हम उनको पूरी तरह से त्याग चुके हैं? नहीं। आज भी ग्रामीण समाज के अंदर हम देखते हैं कि पुराने समय की जो परंपराएं हैं, आदर्श हैं, रीति रिवाजें हैं, वो दिखाई दे रही। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बेटा आपको। आज भी
गांव के अंदर पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, उनमें जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी जो महिलाएं हैं, जब वो किसी गांव की किसी गली से निकलती है, गुजरती है, और सामने से कोई उससे बड़ा, जैसे नाते में ससुर लगे, जेठ लगे, अगर वो उसके बराबर से निकल रहा है तो क्षण भर के लिए वह औरत रुक जाएगी। ध्यान देना बेटा, आधुनिक युग के अंदर हो सकता है परिवर्तन हो, बदलाव हो, लेकिन वो एक सम्मान है। इसके अलावा घूंघट निकालने की प्रथा भी है। आधुनिक युग के अंदर ये कम होती जा रही है, क्योंकि मैंने पूर्व में बता दिया पश्चिम की संस्कृति का प्रभाव है। लेकिन आज ग्रामीण समाज में पुरानी महिलाएं हैं, वो घूंघट निकाल, ये घूंघट, ये हमारी संस्कृति के अंदर है, ये घुल मिल चुके हैं, ये हमारी जातीय संस्कार है। बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। मोहम्मद इकबाल ने हमारी सनातन संस्कृति के बारे में, राष्ट्र कवि ने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत उनकी रचना, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान है हमारा, ऐसा गीत गाया था। इसमें संस्कृति के बारे में दो पंक्तियां लिखी है, रोम मिस्र यूनान मिट गई जहां से अब तक है बाकी नामो निशान हमारा। संसार के अंदर सबसे प्राचीन संस्कृतियां रोम की, मिस्र की, यूनान की, वो कह रही है हमारी जो संस्कृति है, इसके ऊपर विदेशी आक्रमणकारी सने आक्रमण करते रहे, इसको मिटाने का साहस किया उन्होंने, लेकिन ये मिट नहीं सकती। इतना कुछ होने के उपरांत भी आज भी हमारी संस्कृति है वो बची हुई है। बचने का कारण है, बताइए, ध्यान देना, क्योंकि इसके अंदर आध्यात्मिकता का गुण पाया जाता है, आध्यात्मिक प्रभाव है हमारी संस्कृति के। और जहां जिस चीज में, जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में आध्यात्मिक प्रभाव होता है, उसका अस्तित्व कभी नहीं मिटता। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं आस्तिक हूं इसलिए ये कह रहा हूं, ये सच्चाई है बेटा, बटू सत्य है ही अपने आप के अंदर। हाँ, प्रभाव जरूर, हम प्रभावित हो रही हैं, हम पश्चिम के रंग में रंगे जा रहे हैं। पीछे आने वाली पीढ़ियों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में छिपी हुई बात है संस्कृति को लेकर के। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। मनुष्य अकेला रहकर छुटकारा नहीं पा सकता। ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने अथवा दूसरे देशवासियों के संपर्क में आने से कुछ परिवर्तित भी हो सकते हैं और कभी कभी दब भी जाते हैं, किंतु अनुकूल वातावरण प्राप्त करने पर फिर उभर। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने देश पर आक्रमण किया, दबाया, यहां की संस्कृति की भी क्षति हुई, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप दो संस्कृतियों का समन्वय हुआ और एक नई संस्कृति पनपी। दबी, अनुकूल समय मिला, एक नई संस्कृति के रूप में उभर करके सामने आई, जिसमें दो संस्कृतियों का समन्वय वो दिखाई दिया। समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसका मैंने आपको जवाब दिया बेटा, हमारी संस्कृति है, इसके ऊपर आध्यात्मिकता का प्रभाव। चलिए बेटा, संस्कृति का अर्थ होने के बाद में अब हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान देवें बच्चे, नोट करते रहे अपनी अभ्यास पुस्तिका में या पुस्तक के ऊपर, पेन पेंसिल हाथ में रखें बेटा। संस्कृति के पक्ष, तो रचनाकार ने, बाबू गुलाब राय ने संस्कृति के पक्ष बताए हैं, दो पक्ष, एक बाह्य पक्ष और एक आंतरिक पक्ष। एक संपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है उसमें भी दो पक्ष आते हैं बेटा। एक तो व्यक्ति का बाहरी रंग रूप होता है और एक अंदर का होता है, दोनों मिलकर के एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अगर दोनों में से एक में कमी है तो वो पूर्ण व्यक्तित्व नहीं है। इसी तरह से बेटा संस्कृति के अंदर दो चीजें होती है, एक अंदर की और एक बाहर की, और दोनों मिलकर के एक संपूर्ण संस्कृति का निर्माण करती है, उसकी रचना करती है। तो यहां लेखक ने कहा एक बाह्य पक्ष होता है और एक अंदर का पक्ष होता है। बाह्य पक्ष आंतरिक का प्रतिबिंब नहीं तो उससे संबंधित अवश्य होता है। होना तो यह चाहिए कि जैसा व्यक्ति अंदर से होता है, भीतर से होता है, वैसा वो हाव भाव, हृदयगत भावनाएं, भीतर की भाव मुद्राएं हैं, वो बाहर उसके ऊपर झलकनी चाहिए। होना तो ये चाहिए, लेकिन कई बार नहीं होता है। चलो नहीं सही, लेकिन ये बाहरी जो संस्कृति है वो अंदर से
का प्रतिबिंब से संबंधित होती है, उसी का अक्ष होती है, उसी की झलक होती है, जुड़ी होती है। हमारे बाह्य चीजों में क्या आ जाएगा? बाह्य आचार हमारे विचार मनोवृत्तियों के परिचायक होते हैं। हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से हमारी विचारधारा है, किस प्रकार से हमारी मनोवृत्तियां हैं, ये ना हमारे बारे आचार हमारे विचार, बाहर दूसरे लोगों के साथ हमारा व्यवहार हमारे विचार है, ये हमारे भीतर की मनोवृत्तियों का परिचय देते हैं। इसका मतलब कि हमारे बाहरी जो व्यवहार है, लोगों के साथ आना जाना उठना बैठना है, हमारे विचार है, ये हमारे भीतर की जो विचारधारा है, मनोवृत्ति है, मन की जो सोच है ना, उसके अनुसार होती है। जो व्यक्ति अंदर से होगा वैसा ही। एक व्यक्ति है बड़े शांत स्वभाव है क्योंकि भीतर उसके शांति है। एक व्यक्ति ऐसा है उग्र स्वभाव क्योंकि उसके भीतर क्या रहती है? उग्रता रहती है। तो बाहरी उसका व्यवहार क्या होगा? उग्र होगा। एक व्यक्ति है बोलता है, उसके आवाज में, उसकी बोली में मोती बरसते हैं, सभी सुनने के लिए आतुर रहते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है बोलता है, आग उगलता है, हर कोई उससे बचने की कोशिश करता है, दूर भागने की कोशिश करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि बाहरी संस्कृति के जो अंग होते हैं वो भीतर की मनोवृत्तियों से के परिचायक होते हैं। संस्कृति एक देश विशेष की उपज होती है, हर देश की संस्कृति अलग अलग होती है। उसका संबंध देश के भौतिक वातावरण और उसके पालित पोषित परिवर्धित विचारों से। उसका संबंध जिस देश की जो संस्कृति है उसका संबंध भौतिक वातावरण, चारों ओर का भौगोलिक भौतिक जो वातावरण है, जिसमें जलवायु है, धरातल है, वनस्पति जगत है, ये सारी चीजें आ जाती है भौतिक जगत में। और उसमें पालित पलने वाला पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, नभचर है, थलचर है, जलचर है, वो भी आ जाते हैं। पालित पोषित पोषण करने वाले और परिवर्धित विचारों, परिवर्धित बढ़े हुए विचार, परिवर्धित का मतलब होता है बढ़े हुए विचारों से उसका संबंध होता है। भाषा संस्कृति का बाहरी अंग है, भाषा भी संस्कृति का एक अंग है। हम हिंदी बोलते हैं, हमारी संस्कृति में हिंदी जो भाषा है संस्कृति का है। जो लोग पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी संस्कृति का है। उर्दू बोलते हैं, भाषा उर्दू का है। जो अंग्रेजी बोलते हैं उनकी संस्कृति का अंग्रेजी है, वो उसका अंग है, अंग्रेजी उसका अंग है। फिर भी हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायक होती है। यद्यपि भाषा को संस्कृति का बाहरी सा अंग माना जाए, फिर भी ये हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायक होती है। बोलियां होती है, राजस्थान में भी अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो जहां लोग रहते हैं, अपने क्षेत्र के अंदर बोले जाने वाली जो बोली होती है उसका वो अपनी दिनचर्या में उपयोग करते हैं। बात आ रही हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायक होती है भाषा। जिस जाति जिस धर्म के लोग जहां रहते हैं उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, और उस भाषा से पता चलता है कि ये समुदाय, ये वर्ग, ये समाज, ये उस जाति से संबंधित। कोई पंजाबी बोलेगा, पता चल जाएगा कि ये सिख समुदाय, जाति, समाज से संबंधित। देखिए, एक उदाहरण के रूप में लेखक ने आगे एक शब्द रखा है, कुशल। कुशल शब्द को ही लीजिए, वह हमारी उस संस्कृति की ओर संकेत करता है जिसमें कि पूजा विधान की संपन्नता के लिए कुश लाना एक दैनिक कार्य बना हुआ था। कुश लाना, एक घास दिनचर्या के अंदर पूजा पाठ किए जाते हैं, पूजा का विधान होता है, उसके अंदर घास है, पत्ते हैं, फल है, फूल है, ये पूजा विधान की सामग्री है। तो जो इस कार्य के अंदर निपुण माना जाता था, जो इस कार्य में निपुण माना जाता था, वही क्या कहलाया बेटा? कुशल कहलाया। क्या कहलाया? वह कुशल कहलाया। दैनिक कार्य जो कुश ला सकता था वह तंदुरुस्त भी और होशियार भी समझा जाता था। जो रोजाना ऐसा काम करता था वो तंदुरुस्त और होशियार समझा जाता था। इसी प्रकार से भाई जाति के कर्म के अनुसार, काम के अनुसार शब्द तैयार हो जाते हैं, गढ़ लिए जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं बेटा।
ध्यान देना, यहां आगे कुशल के बाद में प्रवीण शब्द को लिया लेखक। प्रवीण का संबंध वीणा से है। संस्कृत में एक सूक्ति लिखी हुई है, प्रकर्ष वीणाए प्रवीण, प्रकर्ष वीणाए प्रवीण। तात्पर्य इसका, प्रकर्ष वीणाए प्रवीण, वीणा के अंदर जो प्रवीण हो, चतुर हो। वीणा बजाने में कह दो बेटा, वीणा बजाने के अंदर, वाद्य यंत्र है वीणा, उसको बजाने के अंदर जो प्रवीण हो, चतुर हो, कुशल हो, वो क्या है? प्रवीण है। इसी तरह से हमारे भाषा में गो से संबंधित शब्दों का बाहुल्य अधिकता है बेटा, गो से जुड़े हुए शब्द, जैसे गोदुली बेला, ये गो से जुड़ा हुआ, गो लगा हुआ उपसर्ग आगे, गोदुली बेला, बेला समय होता है, गोदुली बेला कौन सा समय होता है? ये वो समय होता है जब संध्या के समय दिन में जंगल में घास फूस खा करके, चर करके और गायें लौटती है, सूर्यास्त होने वाला होता है, उस समय उनके पैरों से धूल उड़ती है जो आसमान में फैल जाती है, उसको गोदुली बेला बोलते हैं। गोदुली, जिसमें विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न। अब इस शब्द को भी, ये भी हमारी संस्कृति, हमारी जाति के अंदर जुड़ गया है बेटा। इसी तरह से गोष्ठी, गवेषण, गाय की चाह या खोज के अर्थ विस्तार द्वारा, गवेषण का अर्थ क्या हो गया? खोज हो गया बेटा। चाहे गाय को पाला जाए, चाहे उसको खोजा जाए, लेकिन उसके संदर्भ में इसका अर्थ क्या हो गया है? गवेषण का अर्थ है खोज करना हो गया। गवाक्ष, इसका अर्थ गो की आंख खिड़कियों के आकार शायद पहले गोल होता होगा। गवाक्ष, गवाक्ष का अर्थ यही है आंख, गाय की, गो की आंख। खिड़कियों का आकार शायद पहले गोल होता होगा। पहले पुराने समय के अंदर जो दरवाजे खिड़कियां वगैरह बनती थी वो गोल हुआ गाय की आंख के समान, इसलिए इस शब्द को क्या कहा, निर्मित हो गया, गवाक्ष बन गया ये। गुरसी, फिर शब्द आता है गुरसी बेटा। अंगीठी गोरसी से बनी है। गोरसी यानी जिस अंगीठी पर गाय का दूध अंगीठी पर रख करके ओट दिया जाता है, उठाया जाता है, गोरसी हो गया बेटा। गुरसी से गोरसी, जिसमें गो का दूध उठाया जाता है यानी गर्म किया जाता है। गोपुछ, नाटक को गो के पूंछ के समान बताया गया। गोपुछ नाटक से लिया गया है, गो के पूंछ के समान बताया गया। अंत में आकर मूल कथा रह जाती है और उसका फैलाव बंद होता है। तात्पर्य इन सब भी शब्दों का संबंध किससे हो गया बेटा? गाय से हो गया। गोमुखी, जिसके भीतर माला फेरी जाती है और जिससे जल गिरता है उसे भी कहते हैं गोमुखी। जल गिरता है उसको भी कहते हैं। माला फेरते समय आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग होते हैं, संध्या या अपने प्रातःकाल जो पूजा करते हैं घर में बैठ करके, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हाथ पर एक कपड़े की थैली होती है जिसके अंदर वो माला फेरते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? गोमुखी बोलते हैं। गोमुखी, जिसके भीतर माला फेरी जाती है और जिससे जल भी गिरता है उसे भी कहते हैं। गोपन, गोपन का छिपाना, यह शब्द भी गो से संबंध रखता है। जो वस्तु पाली जाती है, सुरक्षित रखी जाती है, वह छिपाकर भी रखी जाती है आदि। यह बाहुल्य, यह शब्दों की जो अधिकता है हमारे समाज में गो की प्रधानता का द्योतक है, यानी प्रतीक कि कितने शब्द गाय से संबंधित हैं। इससे गाय पालने वाले देश का परिचय होता है कि यहां उस जाति के अंदर, उस देश के अंदर सबसे ज्यादा गाय पाले जाते। तो जातीय मनोवृत्ति के परिचायक हो गए कि नहीं हो गए बेटे? अब आगे भारत गर्म देश है। हमने पहले संस्कृति का अर्थ पढ़ा बेटा, उसके बाद में संस्कृति के पक्ष की बात हो रही है। तो पक्षों के अंदर आगे लेखक ने जलवायु का प्रभाव दिखाया। इसका प्रभाव है जलवायु का प्रभाव।
भारत गर्म देश है, हम जानते हैं, सभी जानते हैं बेटा कि यहाँ की जलवायु गर्म है। जनसंख्या वृद्धि के अंदर कारकों के अंदर आपने पढ़ा होगा गर्म जलवायु जनसंख्या वृद्धि का एक कारक माना जाता है। यहां हृदय को शीतल करना मुहावरा है, सही बात है बेटा, हृदय को ठंडा करना, शीतल करना एक मुहावरा है। किंतु आंगल देश ठंडा है। आंगल देश मतलब इंग्लैंड आदि देश हो गए, ठंडे देश हो गए बेटा। यूरोपीय राष्ट्र, एशिया के देश हैं वो गर्म है, गर्म जलवायु के। यूरोप के देश है वो ठंडी जलवायु के। तो इंग्लैंड आदि जो देश है वो ठंडी जलवायु के है बेटा। वहां की परिस्थिति के अनुकूल वार्म रिसेप्शन, इंग्लिश का शब्द, अंग्रेजी का शब्द है बेटा, वार्म रिसेप्शन, हार्दिक स्वागत। वहां वो हम हमारे जलवायु के अनुकूल हृदय को शीतल करना मुहावरा काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। और इसी तरह से जैसे हम अपने जलवायु के अनुसार हृदय को शीतल करना, ठंडा करना मुहावरा प्रयोग करते हैं, उसी जलवायु, ठंडी जलवायु के अनुरूप यूरोपीय देशों में, इंग्लैंड आदि देशों के अंदर परिस्थिति के अनुकूल वार्म रिसेप्शन यानी हार्दिक स्वागत या कोल्ड ट्रीटमेंट आदि मुहावरे हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट यानी ठंडा उपचार आदि मुहावरे, इस तरह के मुहावरे किसके अनुकूल है? शब्दावली, मुहावरे आदि जलवायु के अनुकूल। ब्रेकिंग द आइस, मौन भंग करने के अर्थ में आता है। वहां ब्रेकिंग आइस, आइस का मतलब बर्फ होता है, ब्रेकिंग का रोक। आइस ठंडेपन का प्रतीक है, बर्फ है ठंडे का प्रतीक है, और मौन ठंडेपन का द्योतक है, परिचायक है। मौन अपने क्या देते हैं, मौन हो जा, चुप हो जा, ठंडा हो जा, ठंडा पड़ जा। बेउगर नहीं होगा, अंदर से ठंडा होगा तो वो मौन हो जाएगा। अंग्रेजी का प्रयोग किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, वहां की हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचय। अब वहां जलवायु के अनुकूल अंग्रेजी के अंदर बोला जाता है किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक पत्थर से दो पक्षी मारो। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारे इसका अर्थ अलग है। हमारे क्या है, जो हिंसा है, इसमें हिंसा होती है, हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचय। हमारे यहां इसका अनुवाद है एक डेले में दो पंछी, एक डेले में दो पंछी, किंतु उसमें मधुरता नहीं है, मिठास नहीं है। जो एक पंथ दो काज है, बात तो वही है बेटा, लेकिन इस मुहावरे में क्या है, मिठा, एक पंथ दो काज। उसके कहते ही हमको गोरस बेचन है, हरि मिलन, एक पंथ दो काज की बात याद है। एक ही बात है, गोरस बेचन, गोरस का मतलब क्या होता है, दूध। एक दूध बेचना अपना काम हो गया, और साथ में हरि के दर्शन हो गए बेटा। एक पंथ दो काज हो गए कि नहीं हो गए, बात एक ही। लेकिन वहां कहने का तात्पर्य शब्दावली जो होती है, जिसका संबंध जाति से, जो जिस देश की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी, वहां की जैसी जलवायु होगी, उसके अनुरूप वहां की शब्दावली भी निर्मित, जो संस्कृति का अंग है। ये बाह्य पक्ष में चल रहा है बेटा। हमारा रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश, वातावरण, देश की भावनाओं से संबंधित। सही बात है, जो जैसा देश होगा वैसा ही उसका वेश होगा। हमारे यहां सूती कपड़े ज्यादा पहने जाते हैं, धोती, कुर्ता, पजामा ये पहने जाते हैं। पहले औरतें हैं वो साड़ी पहनती या फिर घाघरा ओढ़ना ओढ़ती, पूरे बदन को ढक करके रखती। यूरोपीय देशों के अंदर ऐसी वेशभूषा नहीं है। हमारा रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जाती है। भाई अगर आप दक्षिणी राजस्थान के अंदर चले जाओ, गुजरात में चले जाएं, तो वहां के लोगों की वेशभूषा अलग होगी। दक्षिण भारत में चले जाइए, वहां की वेशभूषा अलग होगी। पंजाब में चले जाइए, वहां की वेशभूषा अलग। जो जिस जगह जिस स्थान पर रहते हैं, जैसी वहां की जलवायु, जैसी वहां की भौगोलिक परिस्थिति होती है, उसके अनुकूल वो वेशभूषा धारण करते हैं, और जिससे उस जाति का बोध होता है, उसका परिचय मिलता है।
तो रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित होती है। साथ में उस देश की जो भावनाएं हैं वो भी प्रकट होती है। जमीन पर बैठना हमारे आध्यात्मिक, मैंने पूर्व के अंदर बताया कि हमारी संस्कृति जो है जिसके ऊपर आध्यात्मिकता का प्रभाव है, और हमारी संस्कृति में क्या है, जमीन पर बैठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, हाथ धो करके जमीन पर बैठ करके टोकरी पलाथी लगा करके नहाकर खाना, लंबे ढीले कपड़े पहनना, मतलब ज्यादा सख्त और लंबे, जिसके अंदर तन है वो पूरा ढका रहे, बेसिले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना, बिना सिले हुए